Good morning, students. So today we are discussing the chapter number 3 of 9th class science, which is gravitation. इससे पहले भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है, कुछ टॉपिक इसके हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी एंड सम अदर टॉपिक्स कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ न कुछ फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये बात जो है वो न्यूटन ने हमें बताई थी मेजर करने के बाद, तो हमने उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है हमें, उसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे सपोज एक ये है, दूसरा हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका जो मास है वो कितना है m1, इसका जो मास है वो कितना है m2। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, सपोज r। तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हालांकि चाहे इनका मास अलग अलग है, मास इज डिफरेंट ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, पर द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज टू, जो फर्स्ट सेकंड पे लगाएगा या सेकंड फर्स्ट को अपनी तरफ खींचेगा, वो फोर्स इक्वल रहेगा। यानी कि जितने फोर्स के साथ ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स के साथ ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और उस फोर्स को हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे वो भी हमने किया था। कितना आया था वो फोर्स, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इससे हम इसको कैलकुलेट करते थे। और g की वैल्यू क्या होती थी, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी थी 6.67 into 10⁻⁻11। ये हमने इसमें पढ़ा था। तो अब इसके कुछ हम एप्लीकेशंस करते हैं। एप्लीकेशंस मतलब कि अगर हमने दो अलग अलग जो प्रैक्टिकली हम डेली रूटीन में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, अट्रैक्शनल फोर्स, वो कितना होगा, अगर वो हमें निकालना पड़ जाए। तो सपोज जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को बॉल मान लेते हैं, छोटी छोटी जो बॉल्स होती हैं। तो ये भी एक बॉल है, ये भी एक बॉल है। फर्स्ट केस में हमने मान लिया कि वी हैव टू बॉल्स हैं। इसका मास कितना है 0.5 किलोग्राम, इसका मास कितना है 0.5 किलोग्राम। दोनों सेम बॉल हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो अगर हमने निकालना हो तो कितना आएगा, F इज इक्वल टू G की वैल्यू पुट करेंगे। G की वैल्यू कितनी है 6.67 into 10⁻⁻11 m1, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज 0.5 किलोग्राम। सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ये भी 0.5 किलोग्राम। ठीक है। और मान लेते हैं कि ये दोनों जो बॉल हैं हमने जो रख रखी हैं वो लगभग 1 मीटर डिस्टेंस पे है, इतने डिस्टेंस पे है। तो इनके बीच में फोर्स निकालते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल इज 1 मीटर, और उसका क्या होगा स्क्वायर। हालांकि 1 ही है तो इसलिए इसका स्क्वायर करने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड बाय 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.25, और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 6.627 के साथ। तो ये आ जाता है हमारे पास, जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा 1.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन। इसकी हमने मल्टीप्लाई कर लेनी है। ये तो ऐसे कैसे आ गया, और इनके मल्टीप्लाई करने के बाद 1.67 न्यूटन हमारे पास आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। ठीक है। तो हमने इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स को कंपेयर करना है। अब ऑब्जेक्ट्स चेंज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो सेकंड केस होगा हमारा, उसमें हम बात कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं अब वो दो बॉल ना हो करके एक मैन, दो पर्सन्स हैं, दो मैन हैं, 2 पर्सन्स, एवरेज पर्सन्स हैं जिनका कुछ मास है। सपोज दोनों पर्सन्स का मास हमने मान लिया 60 kg है, इसका भी मास 60 kg है, इसका भी मास 60 kg है, दोनों का 60 kg है। तो फोर्स निकालेंगे तो फोर्स कैसे आएगा, सेम G लिखेंगे पहले। तो G की वैल्यू कितनी है 6.67 into 10⁻⁻11 into फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई बाय सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना मान लिया, 1 मीटर मान लिया। तो इनकी जो कैलकुलेशन है अगर हम वो करते हैं तो वो आता है 2.4, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 2.4 into 10⁻⁻11
ये ऐसे कैसे आ गया, और न्यूटन। ठीक है, तो ये अभी मैं कैलकुलेट, अभी आपने इनको अपने आप करना है ये कैलकुलेशन, और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सीधा मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, और ये -11 नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ी टर्म आएगी, इसमें पॉइंट्स आगे लेके आएंगे तो यहाँ पर पावर जो है वो कम हो जाएगी और ये आ जाएगा -7। ठीक है, थर्ड जो केस बनेगा, थर्ड केस में हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमने अगर अपने बुक को देखते हैं तो इसमें लिया हुआ है बॉल एंड अर्थ, बॉल एंड अर्थ, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। जो बॉल है वो मान लेते हैं जैसे इस तरह से है, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर रखी हुई है बॉल। ठीक है, ये है अर्थ का सेंटर, तो जितना अर्थ की ये रेडियस बनेगी, ये क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द अर्थ। तो जो बॉल है इसका मास तो हमने पहले कितना मान रखा है, 0.5 किलोग्राम। ठीक है, और अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। क्लियर हो गया, तो इन सभी को वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा बॉल का मास आ जाएगा 0.5 और अर्थ का मास आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, अर्थ की जो रेडियस है वो होती है 6400 किलोमीटर, लेकिन हमने डिस्टेंस किस में यूज करना है, मीटर्स में, तो ये आता है 66.4 और साथ में आ जाएगा डिस्टेंस 2, 3 और 6 मीटर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, और ऊपर सारे टर्म्स इस तरह से आ जाएंगे। तो अगर हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आता है 9.8 न्यूटन, जो फोर्स की वैल्यू आती है वो आ जाती है 9.8 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं मैन और अर्थ के बीच में, मैन एंड अर्थ, अगर इनके बीच में फोर्स निकालना, मैन का मास कितना हो गया 60 किलोग्राम और अर्थ का मास ये तो हमें पता है, तो इनके बीच में इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, ये लगभग आएगा 580 न्यूटन के लगभग इसके इक्वल आ जाता है। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो, हमने एक पैटर्न सेट किया है जिसमें हम मास जो है ऑब्जेक्ट्स का वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले मास दोनों का कम था, बढ़ गया, एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत बढ़ गया, अब दोनों का ही बढ़ रहा है, तो अब और ज्यादा हम बड़े ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, जो फोर्स निकालना है वो किस किस के बीच में निकालना है, मून एंड अर्थ, अर्थ और मून के बीच में। ठीक है, तो ये हो गई अर्थ, ये हो गया मून, अर्थ का मास हो गया 6 × 10⁻24 किलोग्राम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 3,84,000 किलोमीटर, इतना है। इसको हमने किस में चेंज करना है, मीटर में, तो किलोमीटर की जगह क्या हो जाएगा 3 zeros और लग जाएंगी, तो ये क्या बन गया मीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर इसको लिखना है 3.84, साथ में क्या लगाना पड़ेगा 10⁸ मीटर। तो डिस्टेंस तो ये हो गया इस केस के लिए। ठीक है, अर्थ का मास हमारे पास है ये हो गया 6 × 10⁻24, तो मून का मास हम और लगा देते हैं, मून का मास जो है वो कितना है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, यानी कि थोड़ा कम है, 100 टाइम्स जो है वो कम है, 100 गुना कम है अर्थ के मास से मून का मास। तो इन सभी की वैल्यूज अगर पुट कर देते हैं और इनके बीच में अगर हम फोर्स निकालते हैं, तो अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो आएगा 2 × 10⁻20 न्यूटन, 2 × 10⁻20 न्यूटन। उसके बाद एक केस और बना लेते हैं, किस किस के बीच में, अर्थ और सन के बीच में, अर्थ एंड सन। तो अर्थ और सन के बीच में अगर फोर्स देखते हैं तो वो आ जाता है लगभग 3.5 × 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान नहीं रखनी है, मतलब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है, और ये कैलकुलेशन भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये फोर्स भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इनसे एक पैटर्न सेट हो रहा है आपने सिर्फ वो समझना है, वो आपको ध्यान रखना है। और वो क्या है
कि जैसे जैसे हम फोर्स जो मास है ऑब्जेक्ट्स का वो इंक्रीज कर रहे हैं। पहले दो बॉल थी, दोनों बॉल्स के बीच में जो फोर्स है वो इतना है, यानी कि 10⁻⁻11 -11 इसको क्या करना पड़ेगा, 1.67 को 10⁻11 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मतलब बन रहा है एक के पीछे 11 जीरो लगा के डिवाइड, यानी कि जो ये टर्म आएगी वो आएगी 0.00000, बहुत छोटी टर्म बनेगी, बहुत नेग्लिजिबल सा फोर्स। अब ये माइनस में पावर कम हो गई, यानी कि फोर्स इंक्रीज हो गया। कब, जब दो पर्सन के बीच में फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये आ गया। अब एक अर्थ और बॉल के बीच में जो फोर्स है तो वो थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, 9.8 न्यूटन हो गया। ऑब्जेक्ट हमने और बड़े कर दिए, मैन एंड अर्थ, तो फोर्स जो है और ज्यादा हो जाता है, 580 न्यूटन हो गया। अब ऑब्जेक्ट और ज्यादा बड़े कर दिए, यानी कि मैन की जगह क्या लगा दिया, मून कर दिया, चांद चंद्रमा जो है। तो मून का तो मास कितना है, सिर्फ 60 किलोग्राम मैन का, और मून का कितना है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, यानी कि बहुत ज्यादा है। तो इसके रिगार्डिंग जो हमें फोर्स मिलेगा वो भी तो बहुत ज्यादा मिला है, 2 × 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, फिर क्या किया, अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स है वो निकाला, तो वो इससे भी ज्यादा आ गया। तो यहाँ से हम एक क्लियरली जो हमें मैसेज मिल रहा है वो क्या है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स का जो मास है, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी उतना ज्यादा होता जाएगा। हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उतना ही ज्यादा हमें उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। हालांकि हम बोलते हैं कि जैसे ये कैप है और ये पेन है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये एक दूसरे की तरफ मूव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो है लेकिन वो फोर्स बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव नहीं होते। यानी कि इनको मूव करने के लिए जितना फोर्स चाहिए ना, उतना इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, लेकिन है तो। अब ये दीवार है, दीवार को मैंने मूव करना है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, क्या ये मूव हुई, नहीं हुई, लेकिन फोर्स तो लगाया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दीवार को मूव करने के लिए जितना फोर्स चाहिए मैंने उतना अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। और इसी के बेस पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पे हम कुछ अपने सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सन बीच में होता है, अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो सर्कल में कोई बॉडी तभी रिवॉल्व कर सकती है जब उसको अंदर की तरफ कोई फोर्स मिले। तो सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो उसके अराउंड मूव कर पाती है, उसके अराउंड घूम सकती है। ऐसे ही जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, मून रिवॉल्व करता है। तो अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए मून जो है वो इजीली अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने यही चीजें सीखनी है। यहाँ पर कोई डाउट लगता है तो आप वो बता सकते हैं।